देखो एक लेसन चलाते हैं अपन कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कार्बन क्या होता है। कार्बन होता है हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं जैसे कागज है, पेंसिल है, कपड़े हैं, उनको जो आप उपयोग लेते हो, उपयोग लेने के फलस्वरूप आप उसको जला देते हो, तो जलाने के फलस्वरूप जो काले रंग का पदार्थ शेष रहता है वो कहलाता है कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन हमारी प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कार्बन पाया तो जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं कार्बन कैसे कैसे पाया जाता है। चलो देख लेते हैं कार्बन। कार्बन यदि भूपट्टी की बात करें, किसकी? भूपट्टी। भूपट्टी मीन्स होता है अपनी पृथ्वी पर यानी धरती पर। भूपट्टी पर कार्बन जैसे भूपट्टी पर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनमें कार्बन की परसेंट मात्रा होती है 0.2%। कितना पाया जाता है? 0.2%। क्योंकि भूपट्टी में क्या पाया जाता है? कोयला भी भूपट्टी पर पाया जाता है, पेट्रोल भी पाया जाता है, डीजल भी आदि। कितना परसेंट पाया जाता है? कार्बन की मात्रा 0.02% पाया जाता है। और यदि बात करें वातावरण की, वातावरण या वायुमंडल, वायुमंडल में जैसे आपको पता है एक गैस होती है CO2 गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। इस गैस के मध्य कार्बन पाया जाता है 0.03% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में कौन सी गैस में पाया जाता है कार्बन? CO2 गैस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ी नॉर्मल प्रोसेस है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं कार्बन परमाणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या देखेंगे? कार्बन परमाणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। कार्बन परमाणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। ध्यान दें, पहली विशेषता देखते हैं अपन। कार्बन का संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है, कार्बन का संकेत होता है C। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखिए इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तीसरा देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है? 12, ठीक है। चौथा देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? इसमें 6 होती है। अब देखते हैं आगे, ये चार गुण तो आपको याद रखने हैं। संकेत C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉनों की संख्या 12 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब देखते हैं पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो ध्यान रखना, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान रखना। छठा पॉइंट देखो, संयोजी कोष में, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ध्यान रखना, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया इसका, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या 12 हो गई, परमाणु क्रमांक 6 हो गया, संकेत क्या हो गया? C। अब देखते हैं थोड़ा आगे से क्या क्या होते हैं इसमें महत्वपूर्ण विशेषताओं में।
अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट है, ध्यान रखना। अभी ये पूछा गया है श्रृंखलन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना श्रृंखलन क्या होती है। इधर देखिए, श्रृंखला होती है कार्बन, मैं वैसे बता देता हूँ, कार्बन अपने ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर, कार्बन होता है, कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला का चयन करता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक है, देखिए कार्बन अपने ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला, कार्बन अपने ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, कार्बन अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, ये कार्बन है, इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ गया, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते एक श्रृंखला बना लेते हैं। अब देखिए श्रृंखला बन गई ना, ये देखो। ठीक है, ऐसे जुड़ सकते हैं, इसमें एक श्रृंखला होती है, ध्यान रखना, एक श्रृंखला बन जाती है सीधे। ठीक है, तो ध्यान रखना श्रृंखला क्या होता है, कार्बन अपने ही अन्य परमाणु के साथ मिलकर, ठीक है, बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण। बंध बन रहे हैं, कार्बन है, कार्बन अपने ही अन्य परमाणु के साथ मिलकर के बंध बना रहा है। ठीक है, इस गुण को क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहते हैं। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है संयोजकता। क्या देखते हैं, संयोजकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संयोजकता क्या होती है, अब आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सभी को पता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, तो देखिए कार्बन स्वयं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ, देखिए या तो कार्बन स्वयं दूसरे कार्बन के साथ या किसी अन्य परमाणु के साथ, ध्यान रखना, कार्बन स्वयं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिकतम कितने बंध बना सकता है कार्बन, 4 बंध बना सकता है। 4 से ज्यादा कम बना सकता है, लेकिन 4 से कम नहीं बना सकता है। और ये किस किस के साथ बना सकता है, या तो स्वयं के साथ, दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा, और या फिर किसी अन्य परमाणु के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं अगला, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। इसी गुण के कारण कार्बन की प्रकृति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि कार्बन की प्रकृति समचतुष्फलकीय क्यों होती है, क्योंकि कार्बन प्रत्येक परमाणु के साथ समान कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना, समचतुष्फलकीय, उनकी 4 प्रकृति क्या होता है, उसमें समान हो जाती है। इसी कारण कार्बन की प्रकृति समचतुष्फलकीय होती है। पूछा जाता है कि कार्बन की प्रकृति कौन सी होती है, समचतुष्फलकीय। यह संयोजकता पूछेगा कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ऐसे पूछेगा कार्बन की प्रकृति समचतुष्फलकीय
कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाने के कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, समचतुष्फलकीय। ठीक है, तो ध्यान देखिए समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब यहाँ पर देखो संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए कार्बन की प्रत्येक संयोजकता, कार्बन की प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण, कार्बन की प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री, कितना 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें कोण बनता है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की प्रत्येक संयोजकता के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये ध्यान रखना, ये सिंबल मिनट का है, ये किसका है, डिग्री का है, पॉइंट डिग्री का है ये। ठीक है, ध्यान रखना कार्बन की प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है, जैसे देखिए मेथेन CH4, इसका क्या नाम है, मेथेन। क्या नाम है इसका, मेथेन। अब इसकी संरचना देखो, कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। जो यहाँ पर ये कोण बनता है, ये जो बंध बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बंध बनेगा यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बन की प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जैसे मेथेन में देखो ये कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, चलो आगे देखिए, संयोजकताओं की संख्या हो गया। अब देखते हैं आगे, अब पढ़ेंगे अपन हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको अभ्यास हो रहा होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होते हैं, कार्बन। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए इधर इसको थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक लिख लो सही, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन HC बोल देते हैं इसको, HC। तो ध्यान रखना HC इक्वल टू होता है किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। ध्यान रखना ये देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं कौन सी क्लास है, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को देखो कैसे बांटते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक तो देखते हैं चक्रीय यौगिक और एक होते हैं अचक्रीय यौगिक। एक हो गए चक्रीय यौगिक, दूसरा है अचक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें चक्र बनता है, गोला बनता है, रिंग बनती है। ठीक है, और अचक्रीय यौगिक वे यौगिक होंगे जिनमें रिंग नहीं बनती है। ठीक है, अब देखिए चक्रीय यौगिकों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, चक्रीय यौगिक वे यौगिक कहलाते हैं जिनमें चक्रीय चक्र बनते हैं, रिंग बनती है।
ठीक है, चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। और अचक्रीय, अचक्रीय का मतलब जिसमें चक्र नहीं होता है यानी, ठीक है, वो अचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। अब चक्रीय यौगिक दो प्रकार के, एलिफैटिक, एरोमेटिक, चक्रीय, अचक्रीय, ठीक है। अब एलिफैटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक किसे कहते हैं, देखिए। अब एलिफैटिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनको जलाने पर धुआं नहीं प्राप्त होता, ठीक है। जलाते तो हैं इनको, जलाने पर धुआं नहीं बनती है, वो होते हैं एलिफैटिक। और ये एरोमेटिक होते हैं जिनको जलाने पर धुआं निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। एलिफैटिक किसे कहते हैं, इनको जलाने पर धुआं निकलती है, ठीक है, धुआं निकलती, इनको जलाने पर धुआं निकलती है, ध्यान रखना, सॉरी धुआं नहीं निकलती है, सॉरी, इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना, इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलती है, ठीक है। और ये बिना धुएं जलते तो हैं लेकिन इसमें धुआं प्राप्त नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे साइक्लोहेक्सेन, आपको ये एग्जांपल पूछ सकते हैं कि एलिफैटिक कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये बिना धुएं के साथ चलते हैं, इसमें धुआं नहीं निकलती है। जैसे साइक्लोहेक्सेन का अपन देखें, ये चक्र देखो, चक्रीय कहलाता है, चक्र बन गए ने, साइक्लो का मतलब हो गया रिंग बन गई, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन हो गया साइक्लोहेक्सेन। आगे देखिए, एरोमेटिक से कहेंगे, देखिए इनको जलने पर धुआं नहीं निकलती है, ध्यान रखना, इनको जलाने पर धुआं निकलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये धुएं के साथ चलते हैं और ये बिना धुएं के साथ चलते हैं, ध्यान रखना, ये धुएं के साथ चलते हैं और ये बिना धुएं के साथ चलते हैं। जैसे देखिए बेंजीन, कौन सा है, बेंजीन होता है जो धुएं के साथ जलता है और वातावरण प्रदूषित करता है, ध्यान रखना, इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये जैसे बेंजीन। अब बेंजीन की संख्या क्या होती है, आपको सभी को पता है, ये होती है, अब देखो रिंग बढ़ गई, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान रखना, इसमें द्विबंध कितने होते हैं, 3 द्विबंध होते हैं, 1 2 3, कितने द्विबंध होते हैं इसमें, 3, ध्यान रखना, द्विबंधों की संख्या कितनी होती है, द्विबंधों की संख्या 3 होती है। इसमें द्विबंधों की संख्या 3 होती है। एक बार पूछा गया था कि बेंजीन में कितने त्रिबंध पाए जाते हैं, तो त्रिबंध इसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना, त्रिबंध कितने होते हैं इसमें, 0, त्रिबंध कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है, और द्विबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ध्यान रखना, बेंजीन कौन सा है, एरोमेटिक है, और ध्यान रखना चक्रीय है, और ये भी ध्यान रखना ये संतृप्त है या असंतृप्त है, कौन सा है, चक्रीय यौगिकों को कौन सी यौगिक कहा जाता है, ध्यान रखना, कौन सा है बेंजीन, हाँ ध्यान रखना, असंतृप्त है। आगे देखते हैं अपन अचक्रीय, ठीक है। अचक्रीय दो प्रकार के हो गए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, अचक्रीय। अचक्रीय कौन कौन से होते हैं, देखिए थोड़ा देख लीजिए, अचक्रीय हो गए, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अचक्रीय में देखो, इसमें चक्र नहीं बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें एकल बंध पाया जाएगा, इसमें एकल बंध पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। और इसमें असंतृप्त में इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध पाया जाता है, ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वहां पर संकलन पढ़े थे, संकलन के आधार पर भी 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैं यहां पे बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना।
तो ध्यान रखना संतृप्त इसमें एकल बंध, जिस असंतृप्त इसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक पद्धति अपनाई गई थी। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए एक पद्धति अपनाई गई थी। उस पद्धति को क्या बोलते हैं, आईपीएसी पद्धति। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किसके आधार पर करते हैं, आईपीएसी पद्धति के आधार पर करते हैं, ठीक है। यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण हेतु आईपीएसी पद्धति अपनाई गई, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो ये अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, आईपीएसी को विस्तार पूर्वक। आप देखते हैं देखो थोड़ा यहां थोड़े याद करने पड़ेंगे पॉइंट। कार्बन की संख्या एक पूर्ण लग्न, ठीक है। कार्बन की संख्या पूर्ण लग्न, पूर्ण लग्न होते हैं जो पहले लगते हैं, अनुलग्न होते हैं जो पीछे लगते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की संख्या 1 को बोला जाता है, सभी को पता है मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, कार्बन 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, कार्बन 6 हेक्स, 7 को हेक्ट, कार्बन 8 को ऑक्ट, कार्बन 9 को नॉन, और कार्बन 10 को डेट। क्या बोला जाता है, डेट। तो ध्यान रखना, कार्बन की संख्या का पूर्ण लग्न 1 को पेंट, 2 को एथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, कार्बन 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को एथ बोलते हैं, कार्बन 8 को बोलते हैं, 9 को नॉन, 10 को बोलते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये याद होना चाहिए, मैथ है, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट और नॉन, डेट। अब देखते हैं बंधों की संख्या। बंधों की संख्या, और यहां लगता है अनुलग्न। अब बंधों की संख्या एकल बंध, एकल बंध सब समझते ये होता है। अब एकल बंध में कौन सा अनुलग्न लगता है, आपको पता होना चाहिए। एकल बंध में अनुलग्न लगता है क्या, एन। क्या लगता है, एन। ध्यान रखना, बंधों की संख्या में एकल बंध में कौन सा अनुलग्न लगता है, एन अनुलग्न लगता है। द्विबंध में, द्विबंध ये हो गया, द्विबंध में अनुलग्न लगता है इन। क्या लगता है, इन, ठीक है। तीसरा है त्रिबंध। त्रिबंध का सिंबल ये हो गया, इसमें अनुलग्न लगता है आइन। क्या लगता है, आइन। बंधों की संख्या एकल बंध में अनुलग्न आइन लगता है, द्विबंध में इन लगता है, त्रिबंध में आइन लगता है। अब आगे देखिए, देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल बंध। अब संतृप्त देखो, एल्केन के सदस्य कौन से होंगे, संतृप्त होंगे। कौन से होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के सदस्य कहलाएंगे, और असंतृप्त में एल्केन और एल्काइन के संतृप्त होंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन एल्केन। क्या पढ़ेंगे, एल्केन।
अब एल्केन किसे कहेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन ध्यान रखना, दो बार लिखना है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बंध। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता हो। ध्यान रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता हो उन्हें एल्केन कहते हैं। ये पॉइंट याद होना चाहिए, इसमें एकल बंध पाया जाता है एल्केन। और देखिए इसके बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट याद रखना है इसका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र। यहां से प्रश्न बनता है, देखिए कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं, इसमें बंध पूछ लेते हैं। तो सामान्य सूत्र एल्केन का होता है क्या? CnH2n+2। ध्यान रखना, एल्केन का सूत्र पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब देखते हैं दूसरा, एल्केन का अनुलग्न। एल्केन का अनुलग्न होता है एन। क्या होता है? एन। ध्यान रखना, एल्केन का अनुलग्न होता है एन। तीसरा पॉइंट देखिए, एल्केन के सदस्य को कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अनुलग्न एन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। आगे देखिए, अब देखो एल्केन के सदस्य को पैराफिन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट पॉइंट है। यहां से देखिए, एल्केन के यौगिक कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। ध्यान रखना, एल्केन के यौगिक कम क्रियाशील होने या होते हैं, होने के कारण एल्केन के यौगिक कम क्रियाशील होने के कारण पैराफिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैराफिन कहलाते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि पैराफिन किसे कहते हैं? कि एल्केन के यौगिक कम क्रियाशील होने के कारण पैराफिन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्रिया बहुत ही कम करते हैं एल्केन के यौगिक, इन्हें क्या कहते हैं? पैराफिन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पूछा जाता है काफी बार कि पैराफिन किसे कहते हैं? क्योंकि एल्केन के अधिकांश सदस्य कम क्रियाशील होने के कारण, क्या कम क्रियाशील होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? पैराफिन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, अनुलग्न एन होता है, सामान्य सूत्र इसका ये होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं आगे, ये वाला याद रखना, पैराफिन वाला। अब देखते हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण, अब नामकरण के लिए देखो एक सूत्र है, कार्बन की संख्या का पूर्णांक प्लस अनुलग्न। ये फॉर्मूला याद रखना, कार्बन की संख्या का पूर्णांक प्लस अनुलग्न। अनुलग्न पीछे जोड़ते हैं। अब देखते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब यहां पर n क्या है? यहां पर n क्या है? यहां पर n है कार्बन की संख्या। n बराबर कार्बन की संख्या। ठीक है,
हाइड्रोकार्बन की संख्या या बोल सकते हो कार्बन की संख्या। अब यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर सूत्र में आप इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रख दो। इस n की जगह C1 H ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, या n की जगह 1 रखो, बीच में गुणा का चिन्ह +2, ये क्या हो गया C ऐसे कैसे 1 H कितने हो गए 2 + 2 कितने हो गए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 + 2 4 हो गए, क्या हो गए 4। अब आपको पता होना चाहिए इसको कैसे लिखते हैं, कार्बन 1 है 1 लिख दिए। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन 2 3 4, 4 अधिकतम कार्बन कितने बना सकते हैं 4, ये लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या नाम होगा इसका, अब देखते हैं कार्बन को क्या बोला जाता है मैथ, क्या बोला जाता है मैथ। अब सूत्र में देखो कार्बन की संख्या का पूर्ण लगन, ये पूर्ण लगन लगा दिया मैंने मैथ, क्या लगा दिया मैथ, पहले लिखाया था मैंने। कार्बन ए को क्या बोला जाता है मैथ, एक पूर्ण लगन हो गया प्लस अनुलगन क्या होता है इसका, हमें बताया था देखो एक लगन में कौन सा अनुलगन लगता है, अब सभी में अनुलगन है इसमें देखो अनुलगन लग जाएगा इसका एन, क्या लग जाएगा एन, तो नाम क्या होगा इसका मेथेन, क्या नाम होगा इसका मेथेन, ठीक है। समझ में बात आ गई, ये सूत्र है, यहाँ n बराबर कार्बन की संख्या है, n बराबर 1 रखो इस फॉर्मूले में, तो n की जगह C1 H ऐसे कैसे n 1 रख दिया तो C1 H2, कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है 4 बंध बनाता है, कितने बनाता है 4, तो कार्बन को क्या है मैथ 2 को सॉरी अनुलग्न n हो गया, इसको क्या बोला जाता है मेथेन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो एक और देखो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर कर लो, अब C3 ऐसे कैसे H ऐसे कैसे रहेगा, सूत्र में बनना n बराबर 3, ठीक है। 2 ऐसे कैसे n की जगह 3 रख देना +2, ध्यान रखना C3 ऐसे कैसे H कितने हो गए 3 दूनी 6 2 8, ये लो ठीक है। इसको खोल दो कितने कार्बन है 3 1 2 3 कार्बन है। अब ये सभी में सिंगल बंद है लेकिन इनका चल रहा है, ये लो हाइड्रोजन कितने 8 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 1 2 3 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन होते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 3 को अब देखो इसका नामकरण देखिए, कार्बन 3 को क्या कहा जाता है प्रो, अनुलग्न क्या लगेगा सभी में एक बंध है तो n, क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ध्यान रखना प्रोपेन की संरचना नहीं होती है, यदि इसको मिलाकर लिखना चाहते हो तो मिलाकर लिख सकते हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 जुड़े हैं 3 लिख दो, इससे कितने जुड़े हैं 2, बीच में बंद है इससे 2 जुड़े हुए हैं, इससे कितने जुड़े हैं 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो एल्केन का नाम हो गया, अब चलाते हैं अपन एल्कीन। क्या चलाएंगे एल्कीन, ठीक है। अब देखो एल्कीन क्या होता है, अब देखते हैं एल्कीन। अब एल्कीन ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ऐसे कार्बनिक यौगिक
कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक इसका सूत्र याद करना है आपको। इसका सूत्र होता है CnH2n, ध्यान रखना CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा है, इसको आपका अनुलग्न याद रखना पड़ेगा, अनुलग्न। इसका अनुलग्न क्या होता है? इन। देखो मैंने बताया था एकल बंध में अनुलग्न n होता है, द्विबंध में इन होता है और ट्रिपल बंध में क्या होता है? आइन होता है। अब देखिए अगला सूत्र होगा इसका, सभी में एक द्विबंध पाया जाएगा, इसका फॉर्मूला CnH2n और इसका अनुलग्न इन। अब ध्यान रखना यहाँ पर चौथा पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि एल्कीन के यौगिकों को ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स। एल्कीन के यौगिकों को ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, एल्कीन के यौगिकों को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एल्कीन के यौगिकों को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एल्कीन के सदस्य ब्रोमीन जल से क्रिया करके, किससे? एल्कीन के सदस्य ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं। तेलीय को टेलवॉइड बोलते हैं लोग, ठीक है? तो ध्यान रखना एल्कीन के सदस्य ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं, इसी कारण एल्कीन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि एल्कीन के यौगिक ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं। यहां लिखो, क्योंकि एल्कीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव बनाती है, तेलीय द्रव बनाती है। इसी कारण ओलिफिन्स कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि एल्कीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव बनाती है, इसी कारण इसे ओलिफिन्स कहते हैं। अब देखिए दोबारा और फिट कर रहा हूं, ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं, जिसमें एकल बंध पाया जाएगा एल्केन कहलाते हैं, जिसमें त्रिबंध पाया जाएगा एल्काइन कहलाता है। अब देखते हैं आगे, अब एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। यहां पर n बराबर 1 रखने पर, एल्कीन में n बराबर 1 रखने, ठीक है? तो यहां एल्कीन में आप 1 नहीं रख सकते हो, क्योंकि अपन को कार्बन अधिकतम बंध बनाने के लिए, द्विबंध बनाने के लिए अधिकतम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना एल्कीन में n बराबर 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि द्विबंध बनाने के लिए अपन को कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो ध्यान रखें n बराबर अपन क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो n बराबर सूत्र में रख दो, n बराबर 2। तो c ऐसे कैसे, n बराबर 2 ऐसे कैसे रखो, h ऐसे कैसे रखो, 2 ऐसे कैसे रखो, और n की जगह क्या रखना आपको? 2। तो C2H कितने हुए? 4, ठीक है? अब इसको ध्यान रखना, एल्कीन में कौन सा बंध पाया जाता है? द्विबंध। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, और एक जगह क्या लगा इसमें? द्विबंध। द्विबंध क्यों लगा इसमें? क्योंकि ये एल्कीन का सदस्य है। अब इसमें हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए इसमें, एक द्विबंध हो गया। इसका नाम देखो, कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? कार्बन 2 का पूर्ण नाम क्या होता है? प्लस, और द्विबंध का नाम क्या होता है? इन।
क्या मतलब है इन, तो इसका नाम क्या हो गया एथ प्लस इन क्या हो गया एथीन, क्या हो गया इसका नाम एथीन। ठीक है, एथीन क्यों पड़ा क्योंकि इसमें द्विबंध है, ध्यान रखना ये क्या लगा हुआ इसमें द्विबंध। अब इसको एक तरीके से और लिखूंगा, कितने हैं इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 ऐसे कैसे लिखूं, ठीक है, और यहां पर एक द्विबंध है और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, इसका नाम हो गया क्या एथीन, क्या नाम हो गया इसका एथीन। ठीक है, आगे देखो, अब आप ऐसे करो n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर इसको कर लेते हैं चौथी C4 ऐसे कैसे, H ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, अगर n की जगह 4 रख दो तो C4H8, ठीक है, C4H8। अब यहां पर रख दो C4 1 2 3 4, 4 हो गए। अब किसी एक जगह क्या लगा दो द्विबंध लगा दो और बाकी सारे जगह पूरी कर दो। कार्बन कितने बंध बनाता है 4, 2 3 4, आगे चलो 2 3 4, 1 2 3 4, आगे चलो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम पर देखो कार्बन 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। और ध्यान रखना ये तो है इसका पूर्वलगन जो पहले लगता है, अनुलगन क्या लगता है क्योंकि द्विबंध है इन, तो क्या नाम हो गया ब्यूटीन, क्या नाम हो गया ब्यूटीन। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो ये एल्कीन का नामकरण हो गया, अब देखते हैं आगे एल्काइन का नाम। एल्काइन का नाम, अब इसमें देखिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, त्रिबंध पाया जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र देख लेते हैं डायरेक्ट, इसमें क्या पाया, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए CnH2n-2। एल्केन के विपरीत है इसका फॉर्मूला, एल्केन में सिर्फ प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका अनुलगन, इसका अनुलगन क्या होता है आइन। अनुलगन आपको देखो यहीं से एल्काइन, इसमें आपकी मात्रा आ रही है आइन, आइन देखो आइन हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। ध्यान रखना ये कौन से यौगिक कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक किसको कहा जाता है। ठीक है, एक सूत्र याद रखना, अनुलगन याद रखना, असंतृप्त यौगिक किसको कहते हैं। अब देखते हैं सूत्र में n बराबर, अब इसमें भी नहीं रख सकते एक, इसमें भी नहीं रख सकते, इसमें अधिकतम n बराबर कितना रखो 2, तो सूत्र में n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर रख दो 2, c की जगह 2 रख दो, n की जगह 2, h ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे रखो, n बराबर 2 रखने माइनस का 2 ऐसे कैसे। ठीक है, तो C2 H कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 में से हो गए तो 2। ठीक है, C2H2, C2H2, तो ध्यान रखना इसको खोलो, एक कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ध्यान रखना एल्काइन चल रहा है, इसमें एक जगह लगेगा त्रिबंध लगेगा। ठीक है, सारे जगह पूरी करो, 3 रे 4, 3 रे 4। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या होते हैं हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोजन। अब इसका नामकरण देखो, कार्बन 2 को क्या कहा जाता है एथ। ठीक है, और इसमें कौन सा बंध है त्रिबंध, तो अनुलगन क्या लगेगा आइन, क्या लगेगा आइन, तो क्या नाम होगा इसका एथाइन, क्या नाम हो गया एथाइन। ठीक है, तो ध्यान दें ये हो गया। आगे देखते हैं अपन n बराबर 3 रखने पर,
रख दो सूत्र में, सूत्र है तुम्हारा CnH2n माइनस 2, 3 रख दो, C3H ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, n की जगह 3 माइनस का 2, यहाँ पर C3 हो गया, H कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस 2 कितने हो गए, 3, 3 दूनी 6 तो 4, सॉरी 4 नहीं यहाँ पे, C3H4। अब इसको खोलो सूत्र को, कितने कार्बन है, 4, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। अब किसी एक जगह क्या होगा, इसमें त्रिबंध होगा, ये त्रिबंध लगा दिया हमने। अब संयोजकता को पूरी करो, 3 और 1 4, आगे चलो 3 और 1 4, इस कार्बन की संयोजकता पूरी करो, 1 2 3 4, ये लो संयोजकता पूरी हो गई। अब देखो इसमें कितने कार्बन, 3 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसमें एक हाइड्रोजन 2 3 और एक हाइड्रोजन तुम्हारा ये रहा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और ये 4, एक इसमें क्या हो गया, त्रिबंध हो गया। इसका नाम कर देखो, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, प्रो प्लस। अब देखो अनुलग्न क्या है इसमें, त्रिबंध है तो क्या लग जाएगा, आइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइन, ठीक है। आगे देखो, अब देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एक तो इनके फॉर्मूले याद रखना। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्काइन का फॉर्मूला ये होता है, और एल्काइन का इसका विपरीत होता है, विपरीत का मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह तो क्या लग जाता है, माइनस का, वो का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। और एल्कीन का CnH2n, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है, संतृप्त असंतृप्त को आपको पहचानना है, ठीक है, कि कौन सा असंतृप्त है कौन सा संतृप्त है। आपको देखिए मैं 3 4 5 एग्जांपल दे रहा हूं, C3H6 C4H8 C6H12 C4H8 C5H12, ठीक है, C3H3H4। अब इनमें से एक क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से संतृप्त को असंतृप्त को पहचानिए, ठीक है। देखो डायरेक्ट पहचानना आप, यदि यहां पर इस संख्या को देखना है, यहां पे इस संख्या को देखना कि जहां पर संख्या दे रखी है उसका दुगुना प्लस 2 हो, क्या हो, जहां पर जो संख्या दे रखी है उसका दुगुना प्लस 2 हो, वो तो एल्केन का होगा, वो यानी संतृप्त होगा। और बाकी क्या हो गया, असंतृप्त में जानते हो आप सभी कि संख्या को देखना, यदि संख्या का दुगुना हो प्लस 2 हो, यहां पर देखो 3 दूनी 6 है और प्लस 2, यदि यहां पर 8 होते तो कौन सा होता है, संतृप्त, कौन सा होता है, संतृप्त, तो ये कौन सा है, असंतृप्त है, असंतृप्त। और ध्यान रखना संख्या का दुगुना ओनली क्या कहलाएगा, असंतृप्त, संख्या का दुगुना असंतृप्त और संख्या का दुगुना प्लस 2 क्या कहलाएगा, संतृप्त, और संख्या का दुगुना माइनस 2 क्या कहलाएगा, असंतृप्त, क्योंकि एल्काइन का कहलाएगा। अब ये कौन सा कहलाएगा, ये संख्या का दुगुना है, ओनली दुगुना है तो असंतृप्त। और ये कौन सा है, ये भी क्या है, संख्या का, यहाँ संख्या 6 है, 6 का दुगुना 12, तो संख्या का दुगुना क्या होता है, असंतृप्त, एल्कीन का सदस्य है, ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, असंतृप्त। ये देखो ये भी क्या है, असंतृप्त है, क्योंकि संख्या का दुगुना 4 दूनी 8, असंतृप्त है। और ये कौन सा है, ये संतृप्त है, क्योंकि यहाँ संख्या 5 है, 5 का दुगुना 10 और प्लस 2 12 है, तो कौन सा होगा, संतृप्त, कौन सा होगा, संतृप्त होगा। ये देखिए ये कौन सा होगा, संख्या का दुगुना है माइनस 2 है, 3 दूनी 6 माइनस 2, ये कौन सा होगा, एल्काइन का सदस्य है, असंतृप्त होगा, कौन सा होगा, असंतृप्त
ये